बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इस वक्त हुकूमत वक्त के साथ नाला नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया था। मदारस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कुछ वजाहत करना चाहता हूं। ड्राफ्ट पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से पास हुआ, आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए, तो फिर इस बिल पर क्यों नहीं किए जा रहे? हमारी शिकायत सिर्फ सदर पाकिस्तान और ऐवान सदर से है। हमें किसी मदारस मदरसों की तंजीम उलमा से कोई शिकायत नहीं। मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हुए हैं कि मसला क्या है, इन लोगों को क्या फायदा जिन्होंने ऐसी हरकत की, समझ नहीं आ रहा। हमने मुतालबा किया था कि इलेक्शन से पहले ड्राफ्ट पास करवाया जाए। वजारत कानून ने ड्राफ्ट तैयार किया और हमने इसको कबूल किया था। ड्राफ्ट की तैयारी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शरीक थी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह आसिफ अली जरदारी और वहां पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के पास वहां पे कराची हाउस गया, वहां पे 5 घंटे बात हुई। रायवंड आया, वहां बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में चीजों पर इतफाक हुआ। आपने इस मुआहदे को तोड़ा है। मुआहदे में लिखा था कि जिन मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रहेंगे। मुआहदे में लिखा था कि तमाम मदारिस के बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे। बताया जाए किसी एक मदरसे का बैंक अकाउंट खोला गया, क्या रजिस्ट्रेशन हुई? क्या एक्ट पर सदर ममलुकत दोबारा एतराज भेज सकता है? क्या रूल्स के तहत एतराज दोबारा भेजने का हक है? हमारा उलमा कराम से कोई केस नहीं, आप क्यों अलग हुए हैं? रिफाई तंजीमें, एनजीओज और तालीमी इदारे भी इसी एक्ट के तहत चल रहे हैं। आज तक सिर्फ दीनी मदारिस क्यों जो है वो इसके लिए किए जा रहे हैं, ये सवाल पैदा किया जा रहा है। हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, नोटिफिकेशन फौरी होना चाहिए। इस मसले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला सामने आया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर उमर यूब, साहबजादा हामिद रजा की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से मुलाकात हुई है। उनकी हमशीरा की वफात पर इज़हार तज़ियत भी किया गया। जराये के मुताबिक मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव कमी होगा। फ्रीकेंड जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम भी मुशावरत के साथ सामने रख देंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात के दौरान राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान जाहिर किया गया। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। इसको जेर बहस लाएंगे और इसी के साथ साथ तीसरा इसमें एडअप करना चाहूंगा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और परवेज खटक साहब की मुलाकात हुई है। मौजूदा वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब। परवेज खटक साहब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी हैं। यहाँ पे याद दिलाता चलूं कि परवेज खटक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और केपी से वो काफिला लीड करते हुए आगे बढ़े। 9 मई के वाकयात में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। उसके बाद अलहदगी इख्तियार की। अब जो है वो वजीर दाखिला साहब उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और मुल्क की मफाद और सियासी जो है वो नकलो हरकत उसके मुतालिक बातचीत परवेज खटक साहब के साथ की जा रही है और मुल्क के मफाद के लिए शरपसंद अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से परवेज खटक साहब के साथ बातचीत की जा रही है। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार मेरे एनालिस्ट पैनल में, जिसमें शाहिद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और आयशा नुमान साहबा मौजूद हैं। आयशा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराजगियां और वो कहते हैं कि तमाम चीजें तय हुई और अब जो है वो कोई जवाज नहीं बनता कि आसिफ अली जरदारी साहब दस्तखत ना करें, वो एतराज क्यों लगा रहे हैं? पहले तो हर बात पे मुत्तफिक हुए थे। बहुत शुक्रिया हमजा, मेरी तरफ से आपके समईन और नाजरीन को सलाम पेश हो। जी, मौलाना साहब मैं समझता हूं कि उनके साथ वो जितने बड़े हीरो बने 2 माह के लिए 26वीं तरमीम में, तो मौलाना साहब को
जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है और सोशल मीडिया पे अब उनको आदत सी हो गई है, और जब उनको प्रोटोकॉल मिला, जो कुछ पीटीआई ने उनके साथ कर दिया, उनको अपना रूहानी, जिस्मानी, मुआशी, माली खुशहाली बाप बना के और उनके साथ नेगोशिएशन में रहे 26वीं तरमीम की, और बहुत सारी पेनिट्रेशन रही। शायद उन्होंने कहा कि वो हमारा साथ दे देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको डिच किया, पीटीआई वालों को, पीटीआई वालों ने मौलाना साहब को डिच कर दिया, और दोनों एक दूसरे को जब डिच कर रहे थे तो बीइंग ए थर्ड पार्टी, पीडीएम पार्ट 2 जिसका मौलाना साहब हिस्सा नहीं है, यानी वो ये फिल्म का वो एपिसोड बन गए हैं कि वो एक इंडियन फिल्म थी वो गजनी टाइप, तो वो उस कैरेक्टर में मौलाना साहब आ गए। तो मौलाना साहब का एतराज करना मैं समझता हूँ नाजायज है। एतराज कर रहे हैं, कर सकते हैं, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो एतराज कर रहे हैं। और मैं भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं, मैं भी एक सोशल एनालिस्ट हूं, मैं भी ये समझता हूं, शफकत महमूद साहब से मेरी भी बहुत सारी मुलाकातें रही जब वो वजीर तालीम थे और रास मुराद थे वजीर तालीम पंजाब के, आपको बताइए। तो मैं जब इन लोगों से मिलता था उन दिनों में हमसे बहुत सारी बातें होती थी कि ये मदरसों पर, देखिए ये मामला आज का नहीं है, ये 9/11 के बाद FATF की तलवार लटकना पाकिस्तान, अगर ये FATF के थ्रू अगर हम अपने आप को, बाजवा साहब ने अगर जिंदगी में कोई एक अच्छा काम किया है, कोई एक अच्छा, उनके क्रेडिट में शायद आपको उनको कोई भी अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन किसी न किसी शख्स से कोई ना कोई एक दो अच्छे काम हो जाते हैं। तो उनकी नाकामी, फैज हमीद, इमरान खान, नवाज शरीफ को निकालना, खुद की एक्सटेंशन लेना, कोई एक अच्छा काम किया कि उन्होंने FATF से नाम निकलवाने में बीजेपी चीफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आपको IMF किसी भी शर्त में पूरी दुनिया में आपको लोनिंग नहीं हो सकती, आप लैंडिंग नहीं करवा सकते, आप बारिंग नहीं कर सकते अगर आपके मुल्क के ऊपर ऐसी तलवार लटक रही हो कि यहाँ पे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद और स्कूल में पढ़ने वाले, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद और मदरसे में पढ़ने वाले, यानी पैरेलल, टोटल सेटअप पैरेलल चल रहा है, वो इक्वालिटी की जो इक्वेशन पे जाने की कोशिश कर रही हो, और मौलाना साहब उस वक्त उसका हिस्सा ना बने। जो ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि यहाँ पे 18,000 से ज्यादा हमारे मेंबर्स हैं, वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए जो भी पाकिस्तानी और पाकिस्तान को रोशन रखना चाहते हैं, तो ये सोचते हैं कि मौलाना साहब का स्टांस, मैं भी कंफ्यूज हूं कि एनजीओ के साथ वो अपने आप का कंपैरिजन कर रहे हैं। वो मदरसा है, वो मदरसों के साथ अपने आप को कंपेयर क्यों नहीं करते कि एक मदरसा जहां पे एजुकेशन दी जाती है, वहां पे कोई स्किल प्रोग्राम नहीं होता, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे वो काम कर रहा है और उसको वजारत तालीम के अंदर होना चाहिए। अच्छा, अगर इनको धोखा हो गया है, अगर इनको गोली फिट कर दी बिलावल भुट्टो ने या उसको लीगलाइज करने की कोशिश की शहबाज शरीफ ने, तो वो वही उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने कहा होगा कि हम कोशिश करेंगे। अब IMF से पैसा लेने के लिए आपका रिव्यू देखिए, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के साथ मैं कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत 25 साल काम कर चुका हूं। हमें पता है कि जब आपने SOP तय किए हो किसी कंपनी में बैठ के, तो आप उसके अलग से बे और बे से पे नहीं कर सकते जब तक आप उस गाइडलाइन को हिट नहीं करते। तो मौलाना साहब इज नॉट द पार्ट ऑफ, आज मौलाना साहब का बेटा वज़ीर मवासलात होता, मौलाना साहब सदर पाकिस्तान जरदारी साहब की जाना होते, तो आज वो अपनी रेलेवेंसी के लिए ये थ्रो करते हैं। परसों तक तो वो इनको शटअप कॉल दे रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च लेके आऊंगा, मैं गवर्नमेंट को मानूंगा नहीं, आज कहते मैं अदालतों में चले जाऊंगा। ताहिर अशरफी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मौलाना साहब कहते नहीं, हमारा तो मौलवियों के साथ फड्डा नहीं है। तो मौलवियों के साथ जिन्होंने 18,000 रजिस्टर्ड करवा ली है, अगर मौलाना साहब के 8-10 मदरसे रजिस्टर्ड उस वक्त क्यों नहीं हुए? सबसे पहले तो मौलाना साहब से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि उस वक्त इन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई, अब क्यों करवाई है? और उससे आखिरी बात क्लोज करूंगा, मौलाना साहब ने आज अपने अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको अंदाजा है कि जिसको टेररिस्ट के तौर पे अफगानिस्तान के जिस बंदे को अभी शहीद किया गया है, ये शहादत का नाम दे रहे थे मौलाना साहब,
और उसको पूरी दुनिया, यूरोप उसको टेररिस्ट कहते हैं। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि उन्होंने उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, ये सारी बातें कर रहे हैं कि इसलिए मार दिया। तो हमें मौलाना साहब, मैं अभी कंफ्यूज हूं। जब वो पहले भी थे तब भी ऐसे थे, बेनजीर दौर में भी ऐसे थे, फिर वो नवाज शरीफ दौर में भी ऐसे रहे, वो इमरान खान के दौर में, वो कहीं ठहर जाए, कम से कम जमाते इस्लामी इनसे बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, उनका स्टांस तो नहीं बदलता। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब के अंदर इमरान खान की रूह आ गई है, वो इमरान खान की रूह में चली गई है, उनको यू टर्न लेने की, धमकी देने की आदत सी हो गई है। अदरवाइज मौलाना साहब इसी तरह पे काम करते रहेंगे। मौलाना साहब को अगर जरदारी साहब ने डिच किया है, तो अगर 8 सीटें और सेनेट के कोई काम हो, तो अगर वाडा भी उनके पास चल गया है, मोहसिन नकवी भी चला गया है, शहबाज शरीफ भी जाते रहे, नवाज शरीफ को भी, और उनके लिए क्या करें? क्या उनको आप अंदाजा करें मौलाना साहब का डिमांड क्या है? आपको अंदाजा है, आपके सुनने और देखने वाले को, कि वो कह रहे हैं कि हमें एनजीओ की तरह, हमें वजीर तालीम के नीचे ना रखा जाए, तालीमी सेटअप के नीचे ना रखा जाए, हमें जो है वो किसी इंडस्ट्रियल, जो ट्रेड मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है, उसके अंडर हमारे कोई एक्ट के थ्रू हमारे यहाँ, बात ये है वहां पे मौलाना साहब के यहाँ, बात ये है कि अगर ये उनकी शराइत मंजूर ना थी, तो ये आईनी तरमीम के वोट लेने से पहले ये जस्टिफाई और एक्सप्लेन करना चाहिए था कि मौलाना साहब ये ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, कमिट करके और ड्राफ्ट में वो चीजें ऐड अप करके उसको तस्लीम ना करना। मौलाना साहब का जवाब आप करें कि मौलाना साहब इमरान के बारे में क्या बातें करते रहे। मौलाना साहब बेनजीर के अगेंस्ट खड़े होते रहे। आपको पता है कि मौलाना साहब ने बेनजीर के अगेंस्ट बयान दिया था कि औरत की हुक्मरानी हमें नहीं चाहिए। सारी जिंदगी इमरान, 25 साल इमरान की मुखालफत की। तो इमरान, देखिए, एक पॉलिटिशियन जो है ना, वो झूठ और सच का परिंदा होता है। तो मौलाना साहब हमेशा झूठा सच बोलते हैं, यानी झूठा सच बोलते हैं, और अपनी रेलेवेंसी, मेरा ख्याल है, लेकिन सर शायद ऊपर वाले हल्के वाले, ठीक है आयशा, हमारी बात, ऊपर वालों ने ये सोच लिया है कि मौलाना साहब का वही हाल करना है जो तारिक कादरी का हुआ था, मौलाना साहब का वही हाल करना है जो तारिक जमील साहब का हुआ था, मौलाना साहब का वही हाल करना है जो जमात इस्लामी वालों को। भाई ये परवेज मुशर्रफ नहीं है कि वो आपको अकोमोडेट कर देंगे। पाकिस्तान अगर चलना है तो नए सिस्टम के साथ चलना है, पुराने सिस्टम के साथ नहीं चलना। जी आयशा साहब, आप किस तरह से देखती हैं? मौलाना साहब इत्तेहादी नजर आए, माजी में जब भी हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़े होते हुए नजर आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होते हुए नजर आए, पीडीएम के सरबराह बनाए गए। अब जो है वो मौलाना साहब से आईनी तरमीम में वोट लेके अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, शाहिद इकबाल भट्टी साहब का तज्जिया मैंने सुना, ये बात तो इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। और बड़ी ही इन्हमाक की बात यह है कि भाई पीडीएम की जो सरबराह है वो भी मौलाना फजलुर रहमान है। जब पीडीएम जो है तश्कील दी जा रही थी, जब अदम एतमाद लाई जा रही थी, जब रजीम चेंज ऑपरेशन जो था वो अपने रास्ते पर गामजन था, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब एक वाहिद ऐसी हस्ती थी जिनकी काबिलियत पर तमाम जमातों को बहुत ज्यादा एतमाद था। उनकी सरबराही पर भी बहुत ज्यादा एतमाद का इजहार किया गया। फिर जनाब जब अदम एतमाद पेश की गई, उसमें मौलाना साहब भी पेश थे और क्रेडिट भी बाकायदा तौर पर आज भी उनको दिया जाता है। आज वही मौलाना साहब हैं जो कि बारहा जगह पर आपको इंकशाफ करते हुए भी नजर आते हैं कि अदम एतमाद किसके कहने पर, किनके कहने पर, किस मजबूरी के तहत लाई गई। ठीक है, ये हो गया एक तरफ पीडीएम में जो उनका किरदार रहा। अब बात आ गई आज की, करते हैं बात 26वीं आईनी तरमीम। देखिए, ये वही मौलाना साहब हैं, बड़े ही जीरक सियासतदान है। 7 सीटें होने के बावजूद हमारे इन्होंने बड़े बड़े सियासतदानों की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मोहसिन नकवी की, फैसल वाडवा की, और भी पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है, इन्होंने, इन्हीं मौलाना साहब ने इनकी नाक से लकीरें निकलवाई थी। आपको याद होगा ना, उस वक्त जो सेंटर ऑफ अटेंशन था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर ही था। पूरा मीडिया वहां पे, डीएसएनजीज जो थी वो खड़ी रहती थी लाइन लगा के कि नई ब्रेकिंग हमें कोई मिल जाए। जी, मौलाना साहब ने क्या फरमाया? मौलाना साहब ने इनकार कर दिया, मौलाना साहब ने इकरार कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब वहां खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिलावल साहब के चेहरे के तासुरात बेचारों के उड़े उड़े नजर आ रहे थे। मौलाना साहब इनको जो है वो हाथ बाजू नहीं पकड़ा रहे थे।
फिर अल्लाह अल्लाह करके उनकी कुछ शराइत मानकर कुछ ले दे करके जो है इन्होंने 26 आईनी तरमीम जिस तरह से पूरी करवाई, जिस तरह से पास करवाई, वो सबने देखा, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, सोशल मीडिया के थ्रू भी देखा और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी देखा। आज जनाब अब जब मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया, वही मौलाना साहब जो है इनको बहुत ज्यादा जो है वो चुभ रहे हैं। आज मौलाना साहब को जो है वो ये जनाब धमकियां लगा रहे हैं और लगवा किससे रहे हैं? ताहिर अशरफी साहब। अब आप मुझे ये बताइए, ताहिर अशरफी साहब जो है वो किस कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे किसी दौरे हुकूमत में? ये इमरान खान साहब के भी कसीदे यही पढ़े थे ना पिछले दौरे हुकूमत में, आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो आप सोशल मीडिया पे क्लिप्स निकाल के देख लें। चश्मदीद गवाह बन के गवाहियां पेश करते हुए भी सामने आए। बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। अब आज देखें, आज वही ताहिर अशरफी को लाकर जो है इन्होंने सामने खड़ा कर दिया है। देखिए, इस हुकूमत का तरीका वारदात में आपको समझाती हूँ। जब इन्होंने किसी से काम निकलवाना होता है ना तो ये पैर पकड़ते हैं, और जब इनका काम निकल जाता है ना तो फिर ये गला पकड़ते हैं। ये इनका एक तर्ज सियासत है। इन्होंने मौलाना साहब के साथ भी यही किया है। अब लेकिन मौलाना साहब का जो थोड़ा सा एक जो सियासी अप्रोच है ना, और जो उनका सियासत का एक तरीकेकार है, वो हमारी जो कन्वेंशनल जमातें हैं ना, सियासी जमातें, उनसे जरा सा मुख्तलिफ है। ये सब जानते हैं कि फिर जब वो नारा लगाते हैं कि मैं आ रहा हूं, फिर जब वो नारा लगाते हैं कि जी मैं डंडे सोटे उठा रहा हूं, फिर सबकी जो है वो हवा टाइट होना शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। अब दरअसल कहते हैं ना, वो एक पंजाबी में फिक्र है चाका खुल जाना। अब हमारा जो एक निजाम है ना, उसका चाका इतनी बुरी तरह से खुल गया, वो इतना ओपनली सामने आ गए हैं ना कि अब उनको लगता है कि अब किसी भी सियासी जमात को रोकना, किसी का भी रास्ता रोकना, किसी को भी जो है ठिकाने लगाना, किसी को भी जो है सप्रेस करना, ये हमारे लिए बड़ा आसान हो चुका है। लेकिन वो किसी तजिया निगार ने कोई बात कही थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला था कि जब सप्रेशन स्टार्ट होती है ना, तो फिर जब जिसके साथ पहली दफा हो रही होती है ना, उसके लिए बड़ा बुरा लग रहा होता है, सबको बहुत उस वक्त जो है ना वो एक उसकी सिंपैथी जाग रही होती है। लेकिन जब दूसरी दफा किसी के साथ हो रहा होता है ना, तीसरी दफा किसी के साथ हो रहा होता है ना, फिर वो जो अवाम है ना और जो लोग हैं वो यूज्ड टू हो जाते हैं। अब यही होने वाला है। देखिए, पिछले 2.5-3 साल से हर वो हरबा आजमाया गया जो कि खिलाफ आइन भी था, खिलाफ कानून भी था और खिलाफ जमहूरियत भी था, जिसकी हमारी जमहूरियत में भी कोई जो है वो मिसाल नहीं आपको मिलेगी। लेकिन वो किया गया, बड़े धड़ल्ले से किया गया, बड़े ही जनाब जोरों शोरों से किया गया। उस वक्त तमाम बड़े बड़े सियासतदान, तमाम बड़े बड़े सियासी सरबराह जो है वो मुंह में जीरा दबाकर बैठे हुए थे, उस वक्त नहीं बोल रहे थे। अब आज जब सबके साथ स्टार्ट होने वाला है ना, तो सबको याद आएगा, सबको जो है सियासी इक़्तिदार भी याद आएंगी, सबको जो है जमहूरियत भी याद आएगी, सबको जो है वो तरमीम भी याद आएंगी, सबको जो है लो दो की सियासत भी याद आएगी, सब होगा। अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो नून लीग के कुछ सियासतदान जो हैं काफी जो कह सकते हैं आप सीनियर सरबराह हैं, वो भी बहुत से बयानात देना शुरू हो गए हैं। अभी क्योंकि जो टिल्ट है ना रियासत का और जो सिस्टम का, वो किसी और जानिब जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है, वो अब जो बेंट है वो नजर आ रहा है। तो इस वजह से सबको जो है वो उनकी चीखों पुकार आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी जो ये रद्द अमल है, मैं इसको फितरी तौर पर जो है मैं कहूंगी ये फितरी अमल है। बिल्कुल उनके साथ जो है इन्होंने डिच किया है, उन्होंने इनके साथ जो है डिसीव किया है, तो उनका ये बोलना बनता है। लेकिन अब देखना ये है कि मौलाना साहब भी जो है वो इनको किस नहज तक लेकर जाते हैं, मौलाना साहब भी किस तरीके से अपने तमाम मामलात मनवाते हैं, या फिर जो हुकूमत है वो इनको किस तरह से साइडलाइन करने की कोशिश करती है। क्योंकि अब आगे का जो मरहला है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प मराहिल में दाखिल होने वाला है। जी भट्टी साहब, जावेद लतीफ साहब के बयानात कुछ सामने आए हैं, आपने जरूर सुने होंगे, मैं रिपीट भी कर देता हूं। वो कहते हैं कि इक्तदार के लिए भी पंजाब के लिए तो ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि इसका जो है वो मैंडेट था, इतना विफाक का मैंडेट नहीं था, और मियां नवाज शरीफ साहब भी उसके लिए एग्री नहीं थे, मियां शहबाज शरीफ साहब भी एग्री नहीं थे, पार्टी भी एग्री नहीं थी, लेकिन जो है वो इक्तदार दिया गया। दूसरा, उन्होंने जो है वो अदम एतमाद तहरीक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो भी तहरीक जो है वो दायर करवाई गई, वो चलवाई गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। तो बात जो है वो समझ से बालातर होती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा समझाइएगा। क्या मैं जावेद लतीफ साहब, जो कि देखिए जब कोई शख्स अपनी सीट और अपनी वक़्त खो बैठता है, आपको याद होगा कि वो शहबाज शरीफ
ग्रुप के नहीं है, वो नवाज शरीफ ग्रुप के हैं। ये बातें आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता भी हूँ। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी गेम में, किसी ओहदे से हट जाते हैं, हार जाते हैं, आप लूजर हैं, चाहे जितने मेंबर थे, चाहे नवाजुद्दीन रसूलुल्लाह खान हो। अभी आपने केपीके की चीफ मिनिस्टर का नाम लिया, परवेज साहब का। ये लोग इररेलेवेंट हो जाते। अगर फैसल वोडाना ना जीते होते ये सेनेटर का इलेक्शन, और वो सिर्फ बोलते जैसे वो जुबैर साहब, शायद खान अब्बासी, ऐसे आपको इररेलेवेंट होते। बड़ी साहब हमजा जिसका जमीर जाग रहा है ना, जिसका जमीर जाग रहा है वो इररेलेवेंट होता जा रहा है। लेकिन अच्छा, आप ना प्लीज जब आप बोले तो मैं आपके बातों में ना बोलूं, आप मेरी बातों में ना बोले। और हमजा जब मैं बात पूरी कर लूं तो आप मुझसे अगला क्वेश्चन किया करें, मुझे 2 मिनट दे दिया करें। बड़ी साहब थोड़ी सी इजाजत मुझे भी दे दिया करें कि मैं आपको। साहब ने जो कहा, जब एक लतीफ साहब रेलिवेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट के लोग इस वक्त वो रेलिवेंट हैं। मैं बात को याद रखें, उनके कहने ना कहने से ना नूनी को फर्क पड़ना है, ना गवर्नमेंट को फर्क पड़ना है, ना पीटीआई को फर्क पड़ना है। बड़ी साहब अगर थोड़ी सी इजाजत दे दें, अगर थोड़ी सी इजाजत दे दें तो मैं एक थोड़ा सा जो है इसमें ऐड अप करना चाहूंगा कि इररेलेवेंट होते अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात करते, इररेलेवेंट होते अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते, वो अपनी पार्टी में मौजूद हैं, अपनी पार्टी छोड़ के बात करते तो इररेलेवेंट यहां ग्रज कंसीडर किया जा सकता था। वो पार्टी में मौजूद हैं, पार्टी की जानिब से तस्दीक या तरदीद कर दी जाए। अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन उनको जो है वो जारी किया जाए। नहीं, उन्होंने कोई कौन सी बात कर दी यार, ये कुछ छुपी बात है, सारी दुनिया जानती है कि अदम एतमाद की तारीख। देखे, जिन बंदों ने अदम एतमाद में, जो पार्टी इमरान खान तो खुद कह चुके हैं कि मैं फैज अमीर साहब को कह के बंदों के सेशन कॉल करता था, वो उन्होंने हटा दिए, अदम एतमाद आ जाना था, बात खत्म हो गई। ये कोई नई साइंस, उन्होंने कोई नई बात तो नहीं की। अच्छा, बाकी रही बात आपने, मैंने प्रोग्राम में कहा था जब गवर्नमेंट बन रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि जिस दिन उन्होंने विक्ट्री स्पीच की यहाँ पे पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, नवाज शरीफ साहब ने मर्डोम में, मैं वहां मौजूद था, मैं खुद वहां मौजूद था। तो वहां पे ये बात हुई थी कि अगर सीट्स ना मिली तो हम फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेंगे। जब पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाने से पीटीआई ने इनकार कर दिया, तो क्या वो बिलावल भुट्टो को दे देते? देखें, आपने क्या पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है? ये बातें इररेलेवेंट है। बात आज की करें, मौलाना वजीर आजम का नारा तो नवाज शरीफ साहब के लिए लगा था, नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम का नारा लगा था, तो नवाज शरीफ साहब को फिर वजीर आजम बनना चाहिए था। वो वजीर आजम 2016 वाले बनना चाहते थे ना, 2/3 मेजोरिटी वाले। तो जब वो बन ही नहीं सके, पंजाब में सीट्स उनकी हुई नहीं है, आज की डेट में फॉर्म 47 लगा ले, फॉर्म 45 लगा ले, नून लीग की सीट्स अभी भी कम है पीटीआई की सीट से, लेकिन वो इक्तदार में। क्यों इक्तदार में? वो पीपल्स पार्टी की वजह से इक्तदार में है, वो अकेली तो इक्तदार में नहीं है। आज पीपल्स पार्टी हट जाए तो अच्छा, पीटीआई गवर्नमेंट बना ले जाके, वो शहबाज शरीफ 2 दफा ऑफर कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया आप बना लें। तो ये बातें इररेलेवेंट है। मौजूदा दौर में आप ये देखें कि क्या मौलाना फजलुर रहमान क्या पीटीआई की तरह लॉन्ग मार्च निकाल के, मैं आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जत्थे के सूरत में ये लॉन्ग मार्चिस का सिलसिला कोई भी पार्टी करने की कोशिश करे, बिलावल करे, मरियम करे, कोई तीसरा बंदा करे, ये चीजें खत्म हो गई हैं, ये चीजें खत्म कर दी गई हैं 26 तारीख के बाद। यही वजह है क्या मुज़ाकरात की ऑफर पीटीआई कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान को, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कर रही। तो मौलाना फजल रहमान साहब अदालत में चले जाएं, अगर वो डिच हुए हैं, और वो डिच जब, अच्छा वो तो डिच हुए हैं ना गवर्नमेंट से, वो पीटीआई वाले कह रहे हैं जी ये तो फार्मूला ही हमारा है वज़ारत तालीम वाला, वो क्रेडिट पीटीआई वाले ले रहे हैं, ना वो उधर के रहे हैं ना वो गवर्नमेंट के रहे हैं, बोलते हैं तो बोलते हैं। अच्छा बड़ी साहब, जिस तरह से आप साहब का कहना कोई मान नहीं रखता, सबको पता है ये कोई बात नहीं है, इस पर मेरा ख्याल है हमारा प्रोग्राम खराब हो जाए। सबको पता है कि ये रियलिटी है और ऐसा हुआ है। खान साहब सही कहते रहे हैं, ये आप तस्लीम कर रहे हैं?
उतारा गया है, उतार दिया गया है। और जैसे नवाज शरीफ को उतार दिया गया था, नवाज शरीफ को भी तो उतारा गया था ना पनामा से, तहरीक के जरिए से उतारा गया। इनको पजामा से उतारा गया है, दोनों को उतारा। अच्छा, दोनों उतरे हुए लोग हैं, दोनों उतरे हुए लोग हैं और पाकिस्तान का दोनों बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अदालती फैसले के अपनी बातों से पाकिस्तान के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा। जो रियासत को सोचने वाले लोग हैं, जिन्होंने SIFC बनाया हुआ है, वो उनको फिक्र है यार कि अगर देखें मैं पहले करप्ट हो चुका हूं, अगर मेरे पास खाने के पैसे ना हो और मुझे कर्जा भी ना मिल रहा हो, मेरी तो डेथ हो जाएगी, ऊपर से मेरे पास वेपन हो, न्यूक्लियर वेपन हो, तो हमें ये भी तो सोचना है ना कि इसको बचाने वाले जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान को बचाने वाली, उसके पीछे सारे पड़े हुए हैं। और कोई ये नहीं सोच रहा सियासतदान अपनी सीटों के चक्कर में कि हमने इक़्तिदार, हमने म्यूजिकल चेयर पे बैठना है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले तो फैसला कर लेना कि वो दीनी मौलाना फजलुर रहमान है, ये सियासी हैं, दो चीजें इकट्ठी कर सकती हैं। बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी कामयाब नहीं हुई, बड़ी सुन साहब, लें, अगर जमात इस्लामी कामयाब नहीं ना हुई, उनका नेटवर्क इनसे कहीं बड़ा है, तो मौलाना फजलुर रहमान को आज तक इस्टेब्लिशमेंट ही बनाती रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे रहे हैं। आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो इमरान खान के दौर में बोल रहे थे, चाहे अब बोल रहे हैं। तो मैंने आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, मौलाना फजलुर रहमान अगले इलेक्शन में, अब तो 8 सीट्स है ना, अगले इलेक्शन में इनके पास 1 सीट भी नहीं रहनी, नो मोर, पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। किसी भी इस्लामिक बड़ी साहब ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे आ गई। सियासी जमातों की जानिब से कहा जा रहा था कि हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, हमें कंसीडर नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार चाहती है, मुल्क दुश्मन है। 3.5 साल दौर पे तमाम 18 सालों का इल्जाम लगा दिया जाता रहा। अब हुकूमत जो है वो क्या करेगी? मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने को है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजामंद है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रजामंद तहरीक इंसाफ, वैसे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आज के वो संजानी में बैठ जाते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, और उस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पे इनको ले आते। अब वो, मैं उनको ये नहीं कहता कि कुछ कष्ट को कोई जीता है कोई हारा है, मैं उसमें नहीं जाता। तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट से मुंह फेरने के बाद, फैज साहब का कोर्ट मार्शल ISPR के आने के बाद मुज़ाकरात की दावत देना, मैं समझता हूं कि इमरान खान ने 25 सालों की जितनी भी स्ट्रगल की है, इमरान खान के आज भी वो वीलॉग्स वायरल हो रहे हैं, जबकि उन पे पाबंदी है, उनको दिखाने पे पाबंदी है, उनका नाम लेने पे फिर भी हम ले रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ को कोई नहीं खत्म कर सकता, तहरीक इंसाफ उस दिन खुद खत्म हो जाएगी जिस दिन वो अपने बयानिए से हटेगी। यही बातें नून लीग के लिए होती रही कि उन्होंने वोट को इज्जत दोस्त से हटे और वो चले गए। पूरा अमेरिकन किस बयानिए से हटते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं समझता हूँ कि ये नाकामी है, ये समझ लें कि ये पहले बड़ी साहब किसी साइड पे तो बड़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलने दें। अगर वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ते तो आप कहते हैं कि वो इंतशार फैलाने वाले हैं, वो शरपसंद हैं, वो सियासतदान है नहीं, उनको सियासत का पता नहीं है। आज वो सियासतदान बन के पॉलिटिकल डायलॉग की ऑफर कर रहे हैं, तो आज आप कह रहे हैं कि उनका बयानिया खत्म हो गया। बड़ी साहब उन्होंने कौन सा तस्लीम कर लिया है? उन्होंने कौन सा तस्लीम कर लिया है कि हम इनको NRO दे देंगे या मैं इनके केसेस खत्म कर दूंगा? जो नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि केसेस खत्म करें, माजी भूलें, आगे कोलैबोरेटली चलते हैं, वो तो अभी भी उसी बयानिए पे खड़े हैं। हमजा मैं भी एक क्वेश्चन आपके थ्रू या आयशा से मैं पूछ लेता हूं या हमारी पब्लिक से पूछ लेते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं तो इसके हक में हूं, चार्टर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उसकी कंडीशन अब वो अपने मुज़ाकरात में कंडीशन सारी उन्होंने खत्म कर दी है। किस बेस पे मुज़ाकरात? और उनको राइटिंग में, मैं आपको एक चीज बता दूं, उनको मुज़ाकरात में अब गवर्नमेंट को भागने नहीं देना चाहिए। उन्होंने मुज़ाकरात इनिशिएट किए हैं। अगर PTI ने सबसे पहले उनकी केपे की असेंबली रेजोल्यूशन पास करे कि हम मौजूदा गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में सीरियस हो गए और हम आप पाकिस्तान को चलने देना चाहते हैं, ताकि कल को ये भाग ना सके। क्योंकि अभी नून लीग वाले जितने मिनिस्टर्स हैं वो तो
हाथ पकड़ाएगी ना रहे, वो तो कह रही है हारे हुए बंदों से हमने मुज़ाकरात नहीं करने, जबकि मैं मुज़ाकरात के हक में हूं। अपने आप को लेट डाउन किया है पीटीआई ने, 26 के बाद किया है। इनको 26 की डेट में ये बातें करनी चाहिए थी, उससे वो हटे हैं, इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानेगी, ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। इनको मुज़ाकरात करने के लिए अपनी केपीके की असेंबली से रेजोल्यूशन पास करवा के उस तरफ आना पड़ेगा। इसी में पीटीआई का फायदा है, वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। मैंने पिछले दिनों एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि मुज़ाकरात करने के लिए नवाज शरीफ और जरदारी को अप्रोच करना होगा, या केपीके से। ठीक है बड़ी साहब, आयशा साहबा से, बड़ी साहब आयशा साहबा से 2 मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान के थ्रू मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपका पॉइंट आ गया। आयशा साहबा, जैसे भट्टी साहब अर्ज कर रहे हैं कि अब हुकूमत वक्त जो है वो नहीं मानेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार के बाद मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ी है, तो वो अता तारड़ साहब वजीर इत्तलात हैं, एक शेर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़ा था, मैं दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन यह है कि उन्होंने कोई वेले की डांग के हवाले से बात की थी। जी आयशा साहब। हाँ, उनका मैंने ये शेर तो सुना था, लेकिन मुझे अता तारड़ साहब, ये वही अता तारड़ साहब है ना जिन्होंने डी चौक पे खड़े होकर बोला था कि 5 मिनट अगर यहाँ पे फायरिंग हुई, छट्टा मारा तो यहाँ पे सब खाली हो जाएगा। वही है ना अता तारड़ साहब? बिल्कुल। क्यों हमजा? जी आयशा साहब, मोहसिन नकवी साहब के हमरा थे। जी मोहसिन नकवी साहब के हमरा मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब ने भी ये गुफ्तगू की और अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी की। जी जी जी, छट्टा मारेंगे तो फिर जनाब सब खाली हो जाएगा। अच्छा, फिर बात मुझे मैंने बड़े ही सब्र और तहम्मुल से बात सुनी, हालांकि मैं इतना सब्र कर नहीं सकती थी, मगर मैंने सुनी। बात यह है कि देखिए, ये हुकूमत के बयानात के ऊपर मुझे हैरत हो रही है। कैसे बयानात दे लेते हैं ये लोग, किस तरह के ये बेहिस मुआशरे से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। ये कह रहे हैं हम जीत गए। कहां जीत गए, जरा आप मुझे ये बताइए। हार अगर हुई, किसकी हुई और कैसे हुई, जरा ये बता दीजिए मुझे। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर बोला 5 मिनट यहाँ पे फायरिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे सब खाली हो जाएगा। और जब खाली हो गया, जिस तरह से खाली करवाया गया, वहां पे तो कोई बड़े से बड़े मुल्क की आर्मी भी नहीं ठहर सकती थी, जिस तरह से आप लोगों ने वहां जगह खाली करवाई, इवैक्यूएट करवाई। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं हम जीत गए। उसके बाद आप लोग असेंबली में बैठ के नारे लगा रहे हैं ये भगोड़े हैं। अच्छा, फिर नारे लगाने वाले साहब कौन है? फायरिंग, एक चीज और एड अप करता चलूं आयशा साहबा, आजम नजीर तारड़ साहब ने कल फ्लोर पे ये फायरिंग तो तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा हवाई फायरिंग जो है वो देखिए वही है ना, ये वही इसहाक डार का भी मैं बयान सुन रही थी सेनेट में। ये वही इसहाक डार साहब है ना जो पहले कह रहे थे कि हमारे तो वहां पे जो भी हमारे अहलकार थे, किसी के पास कोई असलहा नहीं था। आज ये जनाब हवाई फायरिंग पे आ गए हैं। अब ये हवाई फायरिंग पे आए ना, तो हमजा ये देखिएगा, ये इस बात पर भी आएंगे कि हाँ वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से वहां पर जो रिट कायम करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन किया, जिस तरह के होलनाक मनाजिर जो है वो अभी तक सोशल मीडिया के थ्रू सामने आ रहे हैं, आप मुझे बताइए वहां पर कौन ठहर सकता था? और उसके बाद आप कह रहे हैं भगोड़े। हद है, शर्म आनी चाहिए हमें इस तरह के बयानात के ऊपर कि हम लोग बाकायदा तौर पे जो है वो उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अभी कितने ऐसे लोग हैं जो कि लापता हैं, जो कि अपने घरों को लौटे नहीं है, और ये जो है वो इन सब मामला के ऊपर नमक पाशी कर रहे हैं। अगर आप रियासत हैं, अगर आप सिस्टम में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो इस तरह के नारे लगाएं जिससे जो है लोगों के नजरों से तो आप उतर ही चुके, दिलों से भी मजीद उतर जाए। ऐसे नहीं करिए। भगोड़ा यहाँ पे सियासत में कौन है सबको पता है, किसने कितने एनआरओ लिए सबको पता है। जब नवाज शरीफ साहब जद्दा भागे थे ना, तो सिर्फ जावेद हाशमी ने ही जेल काटी थी। उसके बाद किसी एक सियासतदान का मुझे आप गिनवा दे जो यहाँ पर बैठा था, जिसने यहाँ पर बैठकर जो है रियासत का जो है सामना किया था। मुस्लिम लीग नवाज ने मार्चेस किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किए, इस तरह से कंटेनर्स लगे या इस तरह से जो है वो क्रैकडाउन इन सियासी जमातों पे नजर आया कभी? देखिए, ये आप तारीख उठा के देख लें, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप टेलीविजन मीडिया के क्लिप्स उठा के देख लें, आपको अगर नजर आता है तो आप बोल दें। अभी इसके बाद 26 नवंबर के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने केपीके में अपना जो है वो पावर शो किया है। आप बताइए, देखा किसी ने वहां पे कि कोई पुलिस एहलकार जो है वो किसी को रोक रहा है, गाड़ियां पकड़ रहा है, कंटेनर लगा रहे हैं, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है?
हर चीज को के लिए जो है फैसिलिटेट किया गया बाकायदा तौर पे। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा लेबल लगाने की कोशिश की जाती है, जी यूथियां ये। तो भाई अगर हम सच बोलेंगे, अगर हम फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करेंगे ना, आप दिखा दीजिए, आप दिखाएं फजलुर रहमान साहब जो अभी उन्होंने वहां पे अपना एक इज्तिमा किया, क्या हुआ है वहां पे, एपी गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा ऐसा क्रैकडाउन हुआ है, कौन से उनके जो है वो लीडरान को पकड़ा गया, कौन से उनके सियासी रहनुमाओं को पकड़ा गया, किसको कत्ल किया गया, किसके ऊपर लाठीचार्ज की गई माजरत के साथ। कोई एक क्लिप मुझे अगर आपके सामने है हालिया जो अभी ताजा तरीन है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। चलो माजी की बातें तो छोड़े ना, पीटीआई वाले तो झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया भी झूठ बोलता है, इंटरनेशनल मीडिया भी झूठ बोलता है। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कोई क्लिप निकाल के दिखा दें जिससे अभी कोई ताजा तरीन मिसाल आपको नजर आती है। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे जावेद लतीफ साहब की कि वो इररेलेवेंट है। अगर जावेद लतीफ साहब ना किसी टेलीविजन मीडिया पर बैठते हैं ना, तो उनके नाम के साथ अब भी जो है वो सीनियर सियासतदान लगाया जाता है, रहनुमा नून लीग ही लिखा जाता है। कहां से इररेलेवेंट है? मरियम नवाज ने कहीं कहा कि वो इररेलेवेंट है, नवाज शरीफ साहब ने कहा कहीं वो इररेलेवेंट है। अगर उनकी जमात से उठ के कोई कहता है इररेलेवेंट है तो फिर हम मान लेंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब भी कहते हैं कि मुझे भी इस तरह की सीट 47 वाली मिल रही थी, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ख्वाजा साद रफीक साहब वो कहते हैं कि मुझे भी 47 वाली सीट मिल रही थी, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए वो फिर बात है ना, देखिए ग्रेस भी कुछ चीज होती है ना, सियासत ग्रेस के साथ की जानी चाहिए। और मेरा मानना है नून लीग में बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि अभी तक बहुत ग्रेसफुली जो है वो अपनी सियासत कर रहे हैं। और अगर देखें इररेलेवेंट अगर जावेद लतीफ साहब है ना हमजा, तो फिर फैसल वाडवा भी इररेलेवेंट है। अगर वो इररेलेवेंट है तो फिर मोहसिन नकवी साहब भी इररेलेवेंट है। वो तो किसी सियासी जमात से उनकी एफिलिएशन नहीं है। आसिफ करवानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिका रहनुमा थे, वो बहुत सारी बातें करते हैं और सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़े होते हुए हर जगह नजर आए। वो भी बहुत सारी बातें करते हैं, हम उसका जिक्र इसलिए नहीं करते कि वो पार्टी छोड़ चुके। सॉरी जावेद हाशमी साहब, वो उन्होंने किस तरह का जबर बर्दाश्त किया अपनी पार्टी के लिए। आयशा साहब बात यह है कि वो पार्टी छोड़ चुके तो हम इसलिए उन बातों को उस तरह से कंसीडर नहीं करते या जेर बहस नहीं करते। पार्टी की मौजूद होते हुए पार्टी में ये बात करना, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको जो है वो ढेर करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि भाई आपकी अपनी सफों में क्या हो रहा है। आपकी अपनी सफों में जो है नवाज ग्रुप बना हुआ है, आपकी अपनी सफों में जो है वो शहबाज ग्रुप बना हुआ है, उधर उसके नीचे जो है वो मरियम साहबा की कुर्सी के नीचे जो है हमजा शहबाज ग्रुप साहब का भी जो ग्रुप बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ये हर पार्टी में होती हैं। फिर अगर हम ये कहें कि भाई मुज़ाकरात जो है वो नहीं होने चाहिए या मुज़ाकरात जो है ये भगोड़े कर रहे हैं, देखिए मुज़ाकरात जो है ना इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह का एक बहरान का शिकार है ना, सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसका मईशत से बराह रास्त ताल्लुक। अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम किस तरह से होगा? आ रहा है ना आयशा साहबा, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा करके हो तो रहा है। बिल्कुल, मराहत में इजाफा हो रहा है, जजेस की मराहत में इजाफा हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को जो है नवाजा जा रहा है, फिर प्लॉट्स जो है वो बांटे जा रहे हैं सहाफियों को। कितनी जो है वो हौसला अफजा चीजें हो रही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, टाइम चूंकि कम है, आखिर में बड़ी साहब से भी जानना चाहूंगा, आपसे भी बड़ी साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगा। बड़ी साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब परवेज खटक साहब से मुलाकात करते हैं। साबिका वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला रहे और 9 मई वाकयात में भी वही काफिला लेके आगे बढ़ते हुए नजर आए थे और अब वजीर दाखिला पाकिस्तान के उनके साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, शरपसंदों के हवाले से, मुल्क को मुस्तहकम करने के हवाले से उनसे गुफ्तगू की जा रही है। तो इसमें आपको मुझे क्या एतराज है? कोई एतराज है तो बता दें। बड़ी साहब एतराज नहीं है, सवाल है कि जो एहतजाज करते रहे, लीड करते रहे तहरीके, सर सुन लें, आपने कहा एतराज, सवाल यह है कि वो लोग जो एहतजाज में फ्रंट फुट पे लीड करते रहे, तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद अब वो इतने अब इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि उनके साथ मुल्की मफाद के हवाले से मुलाकातें की जा रही हैं। दूसरी जानिब वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, वो सामना कर रहे हैं मुश्किलात का, आपके सामने है सारी चीजें। सवाल ये है बस। अच्छा, मुझे ना समझ नहीं आ रही, मैं क्योंकि अब आयशा ने बड़ी लंबी बातें कर दी, मैं बिल्कुल कंफ्यूज रहा कि किसी के हक में है, किसी के खिलाफ है। इररेलेवेंट बंदे जो गवर्नमेंट में होते हैं रेलेवेंट वही होते हैं। दो किस्म के पोर्शन होते हैं, एक होता है पार्टी,
एक होता है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में नहीं होता वो इररेलेवेंट होता है। गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है, किसी को एडवाइजर बना के किसी को रख के रेलेवेंट कर दे। ये तो बात चैप्टर हो गया क्लोज। जहां तक बात रही कि मेरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, नवाज शरीफ ने आज की डेट तक भी शायद सुल्तान अब्बासी को पार्टी से नहीं निकाला, शायद ये जानती नहीं है। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। नवाज शरीफ के होते हुए नवाज शरीफ और नून लीग की गंदी या अच्छी दोनों आपको को आप कुछ भी कह लें, वो पार्टी से बंदे को फायर नहीं मारते। ये होना, हालांकि फायर मारना चाहिए, उसको फायर ऑफ करना चाहिए, जो कि इमरान खान कभी निकाल देता है कभी नहीं निकालता। तो ये बात होगी, चैप्टर क्लोज होगा पिछले सवाल का जवाब। जहां तक बात रही केपीके के 5 साल पीटीआई के वो वजीर आला रहे, तो अगर कल को मोहसिन नकवी साहब बुज़दार को मिल लेंगे तो आप कहेंगे बुज़दार को क्यों मिले? फिर वो वजीर दाखिला रहे 4.25 साल, 5 साल केपीके के चीफ मिनिस्टर जी, और 4.25 साल वो वजीर दिफा रहे। तो उनके पास जो मवाद होगा खारजियों के लिए, आधा केपीके चल रहा है। और मौजूदा केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको बने हुए 10 माह हुए हैं, उनसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस बड़ी साहब आपका पॉइंट, अगर मोहसिन नकवी वज़ारत दाखिला के बेस पे मिल लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई का क्रैक डाउन करना है। उसका ये मतलब है कि जितने खारिज आए हुए हैं उनको कैसे एड्रेस अप करना, आपका पॉइंट, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं जी, आपका पॉइंट आ गया। आयशा नुमान साहबा, आयशा साहबा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? उन्हीं के साथ के लोग जो है, आम शहरी जो हैं वो जेलों में हैं, वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उन पे दर्जनों सैकड़ों मुकदमात हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो लीड कर रहे थे, आज उनके साथ रियासत के ये लोग और वजारतों वाले लोग जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं मुल्की मफाद की खातिर। देखिए, जब आपने जो है 2 ऑप्शंस दिए हो ना, या तो तगड़े हो जाओ या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तो फिर वो मामला वहां पे थोड़ा सा आपको समझ आ जाना चाहिए। परवेज खट्टर साहब ने बहुत पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, सरेंडर कर दिया था, इसलिए आज जनाब वो फिल्टर आउट होके आ चुके हैं बाहर। अब वो बड़े नए नवेले परवेज खट्टर साहब हैं, उनके अंदर बड़ी अच्छी खूबियां जो है वो नजर आ रही हैं और बड़े ही जीरक सियासतदान बने हुए हैं। तो ये हो सकता है, पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में देखिए, हमारे मुआशरे में जो है ना, कुछ भी आप हो सकता है। स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करके दिखाना जो है ना, हमारे बाएं हाथ का काम है इस वक्त। और ये परवेज खट्टर क्या इस वक्त मुझे लगता है कि अगर पीटीआई का और भी कोई बहुत बड़ा नाम जो अभी तक स्टिल पीटीआई का हिस्सा है, अगर आज वो बोल दे, आज वो बयान दे दे कि भाई मैं अपने आप को, शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं नाम ले लेती हूँ, कि अगर आज वो बोल दे ना कि भाई मैं जो हूँ वो पीटीआई से अलग इख्तियार करता हूँ, तो आप देखिएगा अगले ही 2 रोज बाद जो है ना उनको दूसरी पार्टियों में भी लेना शुरू कर देंगे सारे जो बड़ी पार्टी है, या फिर उनको कोई ना कोई ओहदा जो है। सदर पीटीआई परवेज लाई किधर है? जब आप ऐसी बातें करते हैं तो फिर ना किया करें, अच्छी बातें किया करें। मुकदमात का सामना कर रहे हैं, वो पेशियां भुगत रहे हैं, मुकदमात के ज़ेरे ज़द हैं वो। नहीं, देखिए हमजा, लेट मी स्पीक। परवेज लाई साहब ने फिर अभी तक पार्टी छोड़ी भी नहीं है ना, वो तो अभी तक इररिलेवेंट तो नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। उनको क्यों अभी तक कोई ओहदा नवाजेंगे? उन्होंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर जो है वो जमानत जवाब कराया। मोहन सिलाई अब गालियां क्यों नहीं दे रहा गवर्नमेंट को? वहां से बैठ के ट्वीट क्यों नहीं करता? गवर्नमेंट के खिलाफ बातें क्यों नहीं करता मोहन सिलाई? अभी हालिया 26 नवंबर के वाकये के बाद जो है उनका ट्वीट आया है, आप जरा ट्विटर हैंडल देखिए, उनको चेक करिएगा जरा प्लीज। हमने भाई वो जो पहले वाला मोहन सिलाई और आज वाला मोहन सिलाई, पहले वाला परवेज लाई और बड़ी साहब जब कत्ल के बड़ी साहब सुन ले, बड़ी साहब जब आप सियासत जो रेलेवेंट होंगे तो मिलने पाकिस्तान की बड़ी साहब मोहन सिलाई साहब को, आयशा साहब एक सेकंड जरा, बड़ी साहब मोहन सिलाई साहब पे कत्ल के मुकदमे में मुशावरत के हवाले से दफा कल दर्ज हो चुकी है और उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, इस पे मुकदमे का इंतराज है। तो जब आप कत्ल के मुकदमात में जो है वो पॉलिटिशियंस को शामिल करेंगे तो फिर वो कैसे बोल पाएंगे? यार कैसे शामिल करेंगे? वहां हाईजैकिंग का केस हो गया था, अभी बताया दूसरा बीवी पे कत्ल के इल्जाम नहीं लगे, अली मीन गढ़ापुर पे नहीं लगे। इन्होंने बात की कि आपने बात की कि परवेज से क्यों मिला केपीके के, तो मैं कहता हूं बुज़दार किधर है? बुज़दार से मिलने क्या फर्क पड़ेगा? मोहसिन नकवी है,
वो जिसको चाहे मिलने, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये सर, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग नहीं है सर, सवाल ये है कि जो रियासत मुखालिफ आपको खड़े होते हुए नजर आए, वो मुखालिफ रियासत के उस वक्त तक हैं जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। वो तोड़फोड़ केसेस में भी नामजद थे, सर सुन लें, वो तोड़फोड़ केसेस में भी नामजद थे, वो जलाओ गिराव में भी नामजद थे, उन पे डिफरेंट दहशतगर्दी के मुकदमात भी शामिल थे। बड़ी साहब सुन ले जरा, बड़ी साहब सुन ले जरा, तहम्मुल से जरा। उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात भी थे, उन पे जो है वो जलाओ गिराव के केसेस भी थे, उनकी पेशियां भी होनी थी, सारा कुछ होना था। अब वो रियासत के लिए मुहिब्बे वतन है क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। लीड वही कर रहे थे, 9 मई के वाकयात में लीड उन्होंने किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है तो वो तमाम तर चीजों से बरी जमा हो गए। दूसरी जानिब जो लोग लीड नहीं भी कर रहे थे और वहां पे मौजूद भी नहीं थे, वो एक ही बंदे पे 15-15 जगहों पे एट अ टाइम मुकदमा दर्ज हैं कि वो फैसलाबाद में भी था, वो लाहौर में भी था, वो गुजरांवाला में भी था, वो कराची में भी था। बड़ी साहब क्या चाह रहे हैं? मुझे ये बताएं कि मुकदमे 150 भी हो जाए तो क्या हमारे सर ये कौन सा फार्मूला है कि एक बंदा 10 शहरों में एट अ टाइम मौजूद हो सकता है? क्या चले, आप सवाल करते फिर पूरे जवाब भी देने देते हैं। मुकदमे होने से इमरान खान के ऊपर 200 मुकदमे हैं और वो अभी भी मुकदमा से कम है। अभी उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो चीफ ऑफ फायर शुरू हो गई है। एक बंदा जो हाईजैकर बना नवाज शरीफ, और वो प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर पॉलिटिशियन खराब है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के तस्वीर ना पढ़े, पॉलिटिशियन जिसका जो पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं, बड़ी साहब जिनके साथ होगा, जिनके साथ होगा, बड़ी साहब जिनके साथ होगा हम उनका जिक्र तो जरूर करेंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ होता रहा माजी में, हम उनका भी जिक्र करते रहे। उनको चार्टर्ड फ्लाइट के साथ लाया गया, डार साहब को लाया गया, हम भी रगड़ा लगाया गया, इन्हीं पार्टी से लगाया, एक दूसरे को रगड़ा लगाते हैं तो रगड़ा के लिए तैयार रहे। जिसने पॉलिटिक्स में कोई विजारत लेनी है वो रगड़े के लिए तैयार रहे। बड़ी साहब तारीखी पलड़े हैं, बड़ी साहब तारीखी पलड़े हैं, बड़ी साहब तारीखी पलड़े हैं। एमआरडी तहरीक 1983 यही होना चाहिए जो कुछ हो रहा है। बड़ी साहब तारीखी पलड़े हैं 1983। यहाँ पे मुल्क में कोई जमहूर नहीं है। आप घर में जमहूरियत ला नहीं सकते, घर में वालिदैन की आप इज्जत नहीं करते हैं और मुल्क में आप चले जमहूर करने। यहाँ पे इखलाकियात की कमी है, यहाँ पे पॉलिटिशियन के इखलाकियात की कमी है। हमारी आवाम इखलाकियात में धसी हुई है। घर में हम जमहूरियत नहीं ला सकते। भाई बहन की बात नहीं मान रहा, आप कह रहे हैं मुल्क पाकिस्तान की बात मान लें। पहले अपने घर को ठीक करें फिर मुल्क की तरफ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान करके ये निजाम खत्म किया जाए, पॉलिटिकल निजाम खत्म किया जाए। आप कभी तो बड़ी साहब ठीक है, बड़ी साहब टाइम चूंकि खत्म हो गया, बड़ी साहब पाकिस्तान लाना है और रियासत पाकिस्तान ने इससे भी सख्त होना है। बड़ी साहब टाइम चूंकि खत्म हो गया, रोशन पाकिस्तान किस तरह से ला सकते हैं? रोशन पाकिस्तान के मंसूबे, सर आपने जिस तरह से बात की, आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एएनपी हो, कोई भी इसमें काफ लीग हो, किसी सियासी जमात में एमआरडी तहरीक 1983 मार्शल लॉ टेन्योर था, उसके बाद इस तरह से क्रैकडाउन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ये तारीखी पलड़े मौजूद पड़े हैं। जी बड़ी साहब, मैं आपके साथ डिसएग्री नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ को हम हाई ऐप में 100% नंबर में ले जाएं, पॉपुलैरिटी में। ना इस तरह आज तक किसी के साथ क्रैकडाउन हुआ है, शायद आप पैदा नहीं हुए होंगे। 77 में लोगों को पैदा तो नहीं हुए, लेकिन ये कि तारीख जो है वो सब सामने आ जाती है। तारीखी पलड़े बता देते हैं, पढ़ भी लेते हैं। जी और सुन तो लें, आज तक जो कुछ पीटीआई के साथ हो चुका है वाकई किसी के साथ नहीं हुआ, और ना ही आज तक किसी ने 9 मई किया था, और ना ही किसी को दोबारा हिम्मत हुई 26। ठीक है बड़ी साहब टाइम गलती की थी, गलती के ऊपर फिर गलती कर दी उन्होंने। तो ऐसी पार्टी को मैं तो अभी भी कहता हूं कि ऐसी पार्टी को रिव्यू करना चाहिए या अपने आप को वो खत्म करे, वो पॉलिटिकल पार्टी बने। आज जो उनका स्टांस आज का है ना, सेनेट का आज का, अली जफर का, गौर खान का, बड़ी साहब बात बहुत दूर तक चली जाती है। बड़ी साहब बात बहुत दूर तक चली जाती है। ये तो मुल्क की चीजें हैं। जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं उनको जरूर सजाएं मिलनी चाहिए,
उनको जो है वो जिस किस्म के वो उनके इक़दामात हैं उनके मुताबिक दफात लग के उनको सजाएं मिलनी चाहिए और वो काबिल मजम्मत अमल है, ख्वाह उसमें जो भी शामिल है। लेकिन दूसरी जानिब जरूर इस पे भी गौर होना चाहिए कि जो मुल्क की रियासती इदारों के हवाले से बाहर के मुल्कों में बैठ के बातें करते हैं, वहां पे जाके ये कहते हैं कि हमारे ये इदारा इसमें मुलव्विस था, इन अटैक्स में ये इदारा मुलव्विस था, उन लोगों के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, ये भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। ये तमाम तर गुफ्तगू है जिसमें जो है वो एक सियासी जमात तो सामने आती है जो उस सियासी जमात से अलहदगी इख्तियार करता है, फिर उसके साथ मुल्की मफादात के लिए, मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, शरपसंद नासर के खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए सूबे की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू भी की जाती है, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। 9 मई वाकयात में वो लीड करते रहे, केपी गवर्नमेंट को लीड करके वो लेके आए, सरे फहरिस्त नजर आए, जिलाओ घिराव के मुकदमात भी थे, इंसदादी दहशतगर्दी की दफात भी थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी तो बरीउज़्ज़मान। आज वो रियासत के लिए मुहिब्बे वतन है, ये भी सवालिया निशान है। दूसरी जानिब जो अटैक्स की बातें करते हैं, रियासती इदारों के नाम लेते हैं, बाहर के मुल्कों को यकीन दहानियां करवाते हैं कि इसमें कौन कौन मुलव्विस था, वो चार्टर्ड फ्लाइट्स के थ्रू पाकिस्तान लाए जाते हैं। यह भी एक सवाल जो है वो पाकिस्तान की आवाम की जानिब से सामने है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।